वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस। दोस्तों, साल था 1945। उस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर इतना बड़ा बॉम्ब गिरेगा जो कुछ मिनटों में ही लाखों लोगों को मार सकता है। उस दिन से आज तक न्यूक्लियर थ्रेट्स को ही सबसे बड़ा थ्रेट माना जा रहा है। आज के समय पे हमारे पास इतने ज्यादा न्यूक्लियर वेपन हैं, अगर सभी का यूज हम लोग करने लगे तो इस पूरी अर्थ को 3 से 4 बार कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन उस बात को 75 ईयर्स हो चुके हैं, बहुत समय चेंज हो चुका है, बहुत नई नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। तो समय के साथ साथ हमारे थ्रेट्स का नेचर भी चेंज हो गया है। उन थ्रेट्स से बचने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए, उसका नेचर भी चेंज हो गया है। तो आज के इस द हिंदू के एडिटोरियल के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही थ्रेट्स के बारे में बात करने वाला हूं जिसमें मेजर कंसर्न हमारा रहेगा सिंथेटिक बायोलॉजी, जिसे हम लोग बायो वेपन्स भी कह सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली आपका पेपर जीएस पेपर 3 के लिए। साइंस एंड टेक वाले पोर्शन से भी आज का यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और इंटरनल सिक्योरिटी वाले पर्सपेक्टिव से भी डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एडिटोरियल की शुरुआत करते हैं। एडिटोरियल में वे शुरू में कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल तरीके होते हैं नेशनल सिक्योरिटी के, दे आर नॉट क्रेडिबल, नो लॉन्गर क्रेडिबल। मतलब जैसे हम लोग क्या समझते हैं ट्रेडिशनली कि अगर कोई आर्मी हमारे ऊपर अटैक करेगी, उधर से मिसाइल आएगी, उधर से टैंक्स आएंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब भी आ सकता है, ये ट्रेडिशनल तरीके हैं। और इससे बचने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कर रखी हैं ऑलरेडी डिफेंस पर्पज के लिए। लेकिन नए समय के साथ, मॉडर्न समय में, 21st सेंचुरी में, ये सारी की सारी चीजें अभी सेकेंडरी हो गई हैं। वी आर फेसिंग द न्यू थ्रेट, तो वी नीड टू रीथिंक अबाउट द सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी। अभी आपकी कंट्री के ऊपर ऐसा अटैक होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा उसका सोर्स क्या है। जैसे डिजिटल अटैक्स होते हैं, है ना, मेट्रो के ऊपर अटैक कर दिया डिजिटली, उसके कंप्यूटर्स को हैक कर लिया गया, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हैक कर लिया गया, जो हमारे हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं उनके कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है, और इसके थ्रेट का ओरिजिन भी आपको नहीं पता चलता है। तो नई नई चीजें हमारे सामने आ रही हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भी आपके ऊपर अटैक किया जा सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी, बहुत ही माइन्यूट टेक्नोलॉजी होती है, इसका यूज करके भी आपके ऊपर जो है डिफरेंट तरह के अटैक किए जा सकते हैं। तो हमारा जो नजरिया है देखने का ट्रेडिशनल थ्रेट्स को, उसको डेफिनेटली चेंज करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात हो रही है यहां पे सिंथेटिक बायोलॉजी, यानी कि बायो वेपन्स के बारे में। पिछले 20 साल में बायोटेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि हम लोगों को इसके थ्रेट्स प्रॉपरली समझ भी नहीं आ रहे हैं। दिस टेक्नोलॉजी इज स्टिल टू बी अंडरस्टूड, इसके क्या क्या थ्रेट हो सकते हैं। और जब हमें इसे अच्छे से समझ ही नहीं पा रहे हैं तो हम इसको डेफिनेटली हम लोग अच्छे से रेगुलेट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कोविड-19 वो लैब से ओरिजिनेट हुआ था, इसको एज अ बायो वेपन यूज किया जा रहा है, ये क्वेश्चन यहां पे नहीं है। क्वेश्चन ये है कि फ्यूचर में अगर बायो वेपन्स का यूज किया गया बाय एनी कंट्री, तो हाउ वी शुड प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। तो हमारी जो अभी तक की स्ट्रेटेजी रही है उसके हमें चेंज करना पड़ेगा, अपनी आउटलुक को चेंज करना पड़ेगा। जो भी सरकारें, जो गवर्नमेंट्स पॉलिसीज बनाती हैं सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, उस सारे पर्सपेक्टिव को भी यहां पे चेंज करना पड़ेगा। तो आज का जो सेंटर पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है सिंथेटिक बायोलॉजी। मतलब जो नेचर की जो बायोलॉजी है, नेचर में जो वायरस हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम लोग लैब में जाके चेंज कर रहे हैं। मतलब वी आर collaborating bio, मतलब life with technology, that is called biotechnology. And what is the synthetic biology? Means we are creating new organisms, और जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वी आर ट्राइंग टू रीडिजाइन देम, वी आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट देम। देखिए आपने कुछ नहीं करना है, उनका जो आरएनए डीएनए होता है उसके आरएनए डीएनए के अंदर आप चेंजेस कर दो, उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर खुद ब खुद ही चेंज आ जाता है। अभी जब कोविड-19 के टाइम पे ये वुहान की जो लैब वाली थ्योरी है ये इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट हो रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे वायरस के अंदर जो है जानबूझ के मैनिपुलेशन किया गया था। कुछ लोग ये मानते हैं जानबूझ के किया गया था, हालांकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे कुछ तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे और गलती से वो लैब से लीक हो गया है ना। तो लीक वाली थ्योरी भी जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रोंग हो गई है। चलिए, तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब यही है कि आप जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, और मैनिपुलेट करने के बाद उनको डेंजरस बना सकते हो और उसको किसी भी दूसरी कंट्री के अंदर छोड़ सकते हो। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कैटेगरी ने कैटेगराइज किया है सिंथेटिक बायोलॉजी को वन ऑफ द 6 डिसरप्टिव बेसिक रिसर्च एरियाज। मतलब ये ऐसा रिसर्च एरिया है जो इस पूरी दुनिया के लिए डिस्ट्रप्टिव हो सकता है अगर हम इसको डेंजरसली यूज करें।
देखिए, दोनों सिक्के के दो पहलू हैं ना, एक अच्छा पहलू है, एक खराब पहलू भी है। बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम लोग किस लिए कर सकते हैं? डिसीज को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए कर सकते हैं, और भी दुनिया भर के जो डिसीज होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए कर सकते हैं, और करते भी हैं। लेकिन इस बायोटेक्नोलॉजी का एक दूसरा पहलू भी है। इसके थ्रू हम लोग ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं जो हमारी पूरी ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो सकते हैं। हालांकि यूएस डिपार्टमेंट ने इसको डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी बोला है, उसके बावजूद भी दुनिया में इसको रेगुलेट नहीं किया जा रहा है। ऐसा बहुत ही कम मैकेनिज्म इस टाइम हमारे सामने एग्जिस्ट करता है, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में मैं बात करूंगा। तो रिस्क है हमारे सामने कई सारे। पॉसिबल डेलिबरेट मिसयूज, मतलब जैसे अगर मान लो चाइना है, अगर वो किसी वायरस के ऊपर काम कर रहा है तो उसका डेलिबरेटली यूज कर सकता है दूसरी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एक्सीडेंटल लीक्स हो सकते हैं, देखिए इसको कोई रोक नहीं सकता। मान लो अगर वुहान का ही हम लोग एग्जांपल ले, अगर वहां से एक्सीडेंटल लीक हुआ है इस वायरस का, क्यों हुआ है? क्योंकि वहां पे जो स्टाफ था वो इनसफिशिएंटली ट्रेंड था, उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, उसको प्रॉपर एजुकेशन उसके बारे में नहीं था। इनएडिक्वेटली सेफ गार्ड मैकेनिक फैसिलिटी जो होती है उसको हम लोग प्रॉपरली, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर प्रोटोकॉल, क्योंकि दुनिया भर में इस टाइम पे कोई लीगल एज सच बढ़िया प्रोटोकॉल नहीं है जो इस तरह की चीजों को रोक सके। तो खतरा इतना ज्यादा है लेकिन रेगुलेशन बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि हम लोगों का ज्यादा से ज्यादा फोकस किसके ऊपर रहता है? न्यूक्लियर थ्रेट के ऊपर रहता है। पूरी दुनिया में यह परसेप्शन है कि न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं इनको रोका जाए किसी नॉन स्टेट एक्टर के हाथ में पहुंचने से, और इसके लिए हमारे पास प्रॉपर मैकेनिज्म भी है। लेकिन जो बायोलॉजिकल सोर्स होते हैं, बायो वेपन्स होते हैं, इसके ऊपर हम लोग बहुत ही कम फोकस करते हैं। सारे का सारा फोकस हमारा न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर ही है, और बहुत सारे मैकेनिज्म हैं हमारे पास। एनजीटी है, हमारे पास एनपीटी है, हमारे पास आईएईए है, हमारे पास और भी दुनिया भर की ट्रीटीज हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को कम करने की कोशिश करती हैं। लेकिन बायो वेपन वाले केस में हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते, क्योंकि बायो वेपन के थ्रू जो अटैक होता है, जो जो डैमेज होता है वो स्पेक्टेकुलर नहीं होता। स्पेक्टेकुलर मतलब जैसे अगर कहीं पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा डैमेज होगा, सामने दिखाई देता है। लेकिन बायो वेपन के थ्रू अगर किसी वायरस ने आपके ऊपर अटैक किया है तो वो इस तरह से हल्ला नहीं होता है ना। तो इसी वजह से शायद यहां पे एक ऐसा परसेप्शन है कि हम लोग इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, तो तीन वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को हम लोग यहां पे कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है न्यूक्लियर, जिस पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। दूसरा है केमिकल, इसके लिए भी हमारे पास कुछ इंटरनेशनल मैकेनिज्म है। और तीसरा हमारे पास आता है बायो वेपन्स, जिसके लिए सबसे कम हमारे पास जो है सेफ्टी इंटरनेशनल मैकेनिज्म है। सिर्फ एक छोटी सी ट्रीटी है हमारे पास, वो है बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन, विच वाज डन इन 1972। लेकिन यह इसके लिए हमारे पास कोई इंप्लीमेंटिंग बॉडी नहीं है। तो जब आप किसी चीज को इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते तो इसका मतलब वो इफेक्टिव ही नहीं रहेगा। सबसे बड़ा खतरा पता क्या है? सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर ये बायो वेपन्स लैब में क्रिएट करके अगर कोई स्टेट अगर किसी के अगेंस्ट में यूज करने लगे, जैसे मान लो इजराइल और ईरान है, अगर इजराइल ने कल को कोई बायो वेपन डेवलप कर लिया है और अगर उसको ईरान के ऊपर वो अटैक करता है, तब सबसे बड़ा खतरा यहां पे हो सकता है। हो सकता है पाकिस्तान को डेवलप करे लैब में और वो इंडिया के ऊपर अटैक कर दे। उस केस में हम लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि बायो वेपन्स का जो हम लोग हाइड कर सकते हैं, जैसे कोरोना वायरस के केस में इन कॉम्बिनेशन पीरियड जो है 14 दिन का था। सपोज किसी कंट्री ने लैब में एक ऐसा वायरस बनाया है जो अपना इफेक्ट 1 साल के बाद दिखाई देता है, जिसका उस केस में आप क्या कर सकते हो? आप उसके ओरिजिन का पता ही नहीं लगा सकते। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज दुनिया में बनती हैं, जिसके लिए हमें सबसे ज्यादा खतरा है। तो क्योंकि हम लोग बायो वेपन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एक छोटी सी ट्रीटी है, बायोलॉजिकल टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन, जो 1972 में बनी थी। इसमें पहले आर्टिकल में क्या बोला गया है? पहले आर्टिकल में ये बैन करता है किसको? माइक्रोबियल और अदर बायोलॉजिकल एजेंट्स और टॉक्सिन। मतलब इस ट्रीटी के थ्रू हम लोगों ने बायो वेपन्स को बैन कर रखा है। लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है ये, लेकिन मेडिकल पर्पस के लिए हम लोगों ने उसको अलाउ किया हुआ है। मतलब आप उसके वेपन नहीं बना सकते, लेकिन आप जो है कुछ वायरस का, बैक्टीरियाज का, पैथोजेंस का यूज कर सकते हो फॉर बायो डिफेंस एंड टू प्रोड्यूस सम ड्रग्स। डिसीज वगैरह के लिए आप कर सकते हो। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम यह है कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन, क्योंकि लेबोरेटरी के अंदर आप लोग बैक्टीरिया यूज करते हो, वायरस यूज करते हो, पैथोजेंस यूज करते हो, उनको मॉडिफाई करते हो, उनको इंप्लीमेंट करते हो। सेम चीज से
दवाई भी बना जा सकती है और सेम ही चीज से वेपन भी बनाया जा सकता है। आप कैसे पता करो लगाओगे कि इस लैब के अंदर क्या चल रहा है? क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉपर स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म तो है नहीं जो वहां पे जाके सर्विलियंस करेगा, वहां पे रेड करेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं हमारे पास। तो एड हॉक ग्रुप बनाया गया था 1994 के अंदर, जिसमें इसके प्रोटोकॉल्स को जो है ज्यादा ट्रांसपेरेंसी करने की बात की गई थी, लेकिन इसको भी इंप्लीमेंट नहीं कर दिया किया गया है, क्योंकि जो ड्रग बनाने वाली जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करती हैं, क्योंकि उनकी लैब के अंदर खूब खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं दवाइयां वगैरह बनाने के लिए, वैक्सीन वगैरह बनाने के लिए। तो अगर सपोज कोई कंट्री उसको दवाई बनाने के लिए यूज कर रही है और उसको अचानक से पता चलता है कि इसको हम लोग एज अ बायो वेपन भी यूज कर सकते हैं, जैसे चाइना किसी कंट्री के ऊपर कर सकता है, इजराइल कर सकता है, इंडिया भी कर सकता है, कोई भी कंट्री कर सकता है ना। तो यहां पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म की हमें जरूरत है जो इस प्रॉब्लम को जो फ्यूचर में हो सकती है हमारे सामने उसको टैकल करे। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो सकती हैं यहाँ पे, है ना। आपके ऊपर अटैक हो जाएगा बायो वेपन के थ्रू और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसके इंपैक्ट आपको साल 2 साल 3 साल के बाद दिखाई देंगे, तो आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते हो, है ना। तो वो बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो इंडिया का यहाँ पे देखिए क्या इंडिया अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है और इंडिया में क्या मैकेनिज्म है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया में सर्विलियंस सिस्टम बहुत ही ज्यादा पुअर है इनको डिसीज वगैरह को लेके, है ना। इनसफिशिएंट कोऑर्डिनेशन है भैया, इतने सारे डिपार्टमेंट बन गए हैं हमारे यहाँ पे कि इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। ये पता ही नहीं है कौन सी चीज को कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल करता है। ऊपर से हमारा हेल्थ केयर सिस्टम तो बहुत ज्यादा खराब है ही। तो जो यहाँ पे रिच कंट्रीज हैं वो ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं फ्यूचर में बायो वेपन्स के अटैक के लिए, इंडिया जो है बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है। देखिए यहाँ पे एक सिंपल सी चीज यहाँ ने लिखी है कि इंडिया में जो बायो सेफ्टी के लिए को लेकर जो गाइडलाइंस हैं उनको इंप्लीमेंट कौन करता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री एंड द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। लेकिन जो लैब्स को डील करता है वो करता है आईसीएमआर और एग्रीकल्चर रिसर्च। तो देखिए एक ही चीज के लिए कितने कितने डिपार्टमेंट बने हुए हैं। तो अगर कल को हमारे ऊपर कोई बायो वेपन अटैक होता है, उसको टैकल करने की बात आती है, उसको सर्विलियंस करने की बात आती है, तो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स की ड्यूटी अलग अलग है, तो कैसे कोऑर्डिनेशन करेंगे? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इंडिया में यही है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉडीज। यही सेम आर्गुमेंट आप इंटरनल सिक्योरिटी वाले केस में भी दे सकते हो, क्योंकि इंडिया में इतनी सारी जो इन सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। सीबीआई अलग से है, रो अलग से है ना, एनआईए अलग से है और स्टेट डिपार्टमेंट अलग से हैं। इतनी ज्यादा एजेंसीज हो गई हैं हमारे सामने कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी एजेंसी का क्या काम है, कैसे उनको कोऑर्डिनेशन करना है। जब तक वो कोऑर्डिनेशन करती रहती हैं तब तक हमारे ऊपर अटैक हो जाता है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा इशू है ना, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉडीज और मिनिस्ट्री वाइज जो सेपरेशन हम लोगों ने कर रखा है, जैसा ऊपर एग्जांपल में देखा, इसको भी हमें दूर करने की जरूरत है। पोरस बॉर्डर है इंडिया, और जैसे अगर बांग्लादेश की मैं बात करूं, है ना, इंडिया नेपाल की बात करूं, तो और इल ट्रेंड जो है बॉर्डर कंट्रोल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे हमारा बीएसएफ हो गया या जो दूसरी फोर्सेस आईटीबीपी वगैरह हो गए, इनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं है बायो वेपन वाले केस में, है ना। कैसे उनको आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओगे, कैसे आप उनको जो है सर्विलियंस के लिए प्रॉपर उनको जो है टेक्नोलॉजी दोगे, है ना, वो उनको वो चीज़ें नहीं हैं। तो इंडिया अगर कल को बायो अटैक हमारे ऊपर होता है तो इंडिया जो है पोजीशन बहुत ही खराब यहाँ पे नज़र आती है। तो ये सारी की सारी कमियाँ हैं इंडिया के सिस्टम के अंदर, जिसे हमें दूर करने की यहाँ पे जरूरत है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई अटैक होता है उसको हम लोग इजीली टैकल कर सकें। चलिए, तो आज के एडिटोरियल में इतना ही। तो एक कोट के साथ आपको छोड़ के जाता हूं, मैनकाइंड मस्ट पुट एन एंड टू वॉर बिफोर वॉर पुट्स मैन टू एंड। मतलब समझ रहे हो, जब तक हमें वॉर को एंड करना चाहिए, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये वॉर जो है पूरी दुनिया को ही, पूरे मैनकाइंड को, ह्यूमैनिटी को ही एंड कर देगा। तो स्टेप्स हमें आज ही स्टेप लेने चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आगे क्या होगा। अरे आज हाई टाइम है, कोविड-19 ने हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। कोविड-19 ने ये बता दिया है दुनिया को, अगर कोई फ्यूचर में डेंजरस वायरस आ गया तो वो कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। अगर किसी कंट्री ने उसको डेलिबरेटली बना दिया और डेलिबरेटली दूसरे के ऊपर अटैक कर दिया तो पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो उससे पहले कि वो दुनिया को डिस्ट्रॉय करे, हमें ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने चाहिए, ऐसे रेगुलेशन लेने चाहिए, पूरे इंटरनेशनली पूरी दुनिया को एक साथ आना चाहिए, ताकि फ्यूचर में इस तरह की चीज़ें यहाँ पे ना हो पाएँ। तो आज के लिए एडिटोरियल के इतना ही। अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दिया करो यार, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को बताएं कि इस तरह का कोई चैनल है, इस तरह के हम लोग यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, तो अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।